सुखी और दुखी दो बहनें थीं जो शहर में मजदूरी करती थीं। रोजी रोटी कमाने की गर्ज में वे अपने पतियों के साथ गांव से 6 वर्ष पहले शहर आई थीं। सुखी की शादी संदीप से हुई थी और उसको एक बेटा था रुपेश। दुखी की शादी रमेश से हुई थी और उसका भी एक बेटा है मनोहर। सुखी एवं उसका पति मेहनती कंस्ट्रक्शन लेबर का काम करते थे और कुछ ज्यादा समय तक मजदूरी भी करते थे ताकि उससे वो कुछ अधिक रुपए जोड़ सके, जिससे वो अपने लड़के के भविष्य को संवार सके। संदीप पिछले कुछ वर्षों से अपनी दारू पीने की लत को छोड़ चुका है और सुखी के साथ मिलकर रुपए जोड़ रहा है। दुखी को खरीदारी अच्छी लगती है एवं वो काफी पैसा मनोहर के लिए खिलौने इत्यादि पर बर्बाद करती थी या फिर अपने श्रृंगार एवं आभूषणों पर भी खर्च करती रहती थी। दुखी का पति रमेश भी शराबी है और अपनी दिन की आमदनी दारू तथा जुए में अपने दोस्तों के साथ खर्चता था। एक दिन सुखी दुखी से मिलने गई। क्या बात है, तुम इतनी चिंतित क्यों लग रही हो? सुखी, मैंने साहूकार से 8,000 रुपए 2 माह पहले अपने बेटे मनोहर के 5वें जन्मदिन को अच्छे से मनाने के लिए लिए थे। मैं साहूकार को कुछ रुपया लौटा भी चुकी हूँ, पर पिछले महीने एक अच्छा रिश्ता मेरे पति की एक लौती बहन रुक्मिणी की शादी के लिए आया और हमें लड़का इतना अच्छा लगा कि हमने रिश्ता पक्का करने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम किया, जिसमें मैंने 3,000 रुपए की लड़के को अंगूठी भेंट की। शादी के लिए भी 2 महीने बाद की तारीख पक्की हो गई है तथा हमने 80,000 रुपए एक साहूकार से कर्ज ले लिया है, परंतु हमें अभी बारात का खाना एवं टेंट इत्यादि के लिए 50,000 रुपए और चाहिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। क्या तुम 1,30,000 रुपए रुक्मिणी की शादी पर खर्च करोगी? तुम्हारी बचत कितनी है? हाँ बहन, रुक्मिणी रमेश की एक लौती बहन है और वो अपनी बहन की शादी धूमधाम से करना चाहता है। हम एक भव्य स्वागत करना चाहते हैं बारात का एवं रुक्मिणी की विदाई भी अच्छी तरह से होनी चाहिए। हमारे पड़ोसी ने अपने बच्चों की शादी में 2 लाख रुपए खर्च किए हैं। हम तो केवल 1,30,000 ही खर्च कर रहे हैं। मेरी कोई बचत नहीं है, इस कारण मुझे साहूकार से कर्ज लेना पड़ रहा है और कुछ दोस्तों से भी। दुखी, तुम्हें और 50,000 रुपए क्यों चाहिए? तुम 80,000 रुपयों का क्या करोगी? बहन, 80,000 रुपए हम खाने इत्यादि पर खर्च करेंगे, जैसे शादी के कार्ड, बारात घर का किराया, साज सजावट इत्यादि। 50,000 से 60,000 रुपया हमें मिठाई, जेवर, शादी के लिए कपड़े आदि के लिए चाहिए। दुखी, तुम्हें लाखों रुपए एक ही शादी में खर्च नहीं करने चाहिए, फिर तुम्हारी सारी उम्र उस कर्जे को चुकाने में ही निकल जाएगी। तुमने मनोहर की पढ़ाई का क्या सोचा है? तब क्या होगा यदि कोई घर में बीमार हो गया? तुम तब क्या करोगी? क्या तुम साहूकार से लगातार कर्ज लेती रहोगी और हाँ, उम्र भर ब्याज एवं कर्ज के बोझ तले दबी रहोगी? ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सुनिश्चित करें कि रुक्मिणी अपने पति के घर खुशी खुशी जाए एवं बाराती इत्यादि सभी संतुष्ट हों। सभी प्रकार के शादी के इंतजाम शोभनीय हो, जिसके लिए हम साहूकार पर आश्रय हैं, क्योंकि वही है जो हमारी आपातकालीन आवश्यकताओं में सहायता करते हैं तथा हमें अपना कर्ज समय पर दे सकते हैं। दुखी, तुम्हारा ये समझना आवश्यक है कि क्या अंतर है जरूरत में और इच्छा में। तुम इच्छा कर सकती हो कि रुक्मिणी की शादी धूमधाम से हो, परंतु तुम्हारे लिए ये आवश्यक नहीं है। तुम रुक्मिणी की शादी बहुत अच्छे से 50,000 रुपए में ही कर सकती हो। ये मुमकिन ही नहीं है। हमें कम से कम 1 लाख रुपया शादी के लिए चाहिए। कई तरीके हो सकते हैं जिनसे हम बेवजह के खर्च कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कार्ड का साधारण डिजाइन यदि चुना जाए तो प्रिंटिंग की कीमत ज्यादा नहीं होगी। बारात के खाने के लिए भी आप सब्जी इत्यादि की संख्या कम कर सकते हैं। मान लो तुम 10 व्यंजनों की योजना बना रही हो। यदि आप चाहो तो एक अच्छा खाना 3 से 4 व्यंजनों से भी खिलाया जा सकता है। इसी प्रकार शादी की जगह के लिए भी चाहो तो हॉल बुक करने के स्थान पर खुले एरिया में भी, जो कि कॉलोनी के अंदर हो, शादी का सारा समारोह मनाया जा सकता है। आभूषणों एवं कपड़ों की तुम्हें 2 से ज्यादा सेट की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए तथा 4 से 5 जोड़ी कपड़ों की जरूरत है। तुम बहुत की चाहत में हो सकती हो, परंतु तुम्हें इससे अधिक की आवश्यकता नहीं है। मैं पूरा यकीन रखती हूँ, यदि तुम भी इसी तरह सोचो तो तुम्हें एक अच्छी शादी का आयोजन करने के लिए 50,000 रुपए से कम ही चाहिए। मेरे पड़ोसी मुझे क्या कहेंगे? मेरा वो मजाक बनाएंगे। दुखी, तुम्हें अपने भविष्य की चिंता होनी चाहिए, अपने परिवार के भविष्य की, ना कि पड़ोसी की। मुझे क्या कहेंगे यदि मैं उन्हें 10 की जगह 3 ही व्यंजन खिलाऊंगी? जो तुम कह रही हो वो अर्थसंगत है। मैं इस पर मेरे पति रमेश से भी विचार करती हूँ। हो सकता है मैं 50,000 रुपए से कम में ही अच्छा विवाह संपन्न कर सकूं और हमें अधिक रुपया कर्ज में न लेना पड़े। 80,000 में से बचे रुपए हम साहूकार को लौटाने में उपयोग कर सकते हैं। तुमने अब पहला कदम उठा लिया है।
और समझ गई कि मुझे शायद अपनी जरूरत से ज्यादा कर्ज नहीं लेना चाहिए। क्या तुम जानती हो वित्तीय योजना क्या है? वित्तीय योजना? वो क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग एक वित्तीय योजना बनाने का रास्ता है अपने भविष्य के लिए, जिससे तुम्हें भविष्य में साहूकार से कर्ज भी न लेना पड़े और अचानक आ जाने वाली जरूरतों के लिए कुछ बचत भी हो सके, जैसे कि घर की मरम्मत, दुर्घटना इत्यादि। उदाहरण के लिए मैं अपने भविष्य की जरूरतों के लिए योजना बनाकर कुछ बचत कर रही हूँ तथा अचानक आने वाली जरूरतों के लिए मैंने 40,000 रुपए बचा लिए हैं। दीदी, तुमने इस प्रकार 40,000 रुपए बचा लिए? कैसे? क्या कोई लॉटरी लग गई थी? तुम कितना कमाती हो? नहीं दुखी, मैं लॉटरी नहीं जीती। मैं पिछले 2 वर्ष से अपने भविष्य की जरूरतों के लिए रुपए जोड़ रही थी। याद है जब रुपेश का एक्सीडेंट हुआ और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा? मुझे बहुत सा पैसा ब्याज पर लेना पड़ा अपने बेटे के अस्पताल के बिल भरने के लिए। मैंने तभी निश्चय कर लिया था कि मैं फाइनेंशियल योजना बनाऊंगी, साल के लिए एवं 5 साल के लिए, तथा मैं रोज के रोज भी जोड़ूंगी। मैं और मेरे पति 400 रुपए हर रोज कमाते हैं एवं 100 रुपया रोज आपातकाल के लिए जोड़ते हैं तथा 100 रुपया साल की आवश्यकताओं के लिए भी जोड़ते हैं, जैसे कि रुपेश की स्कूल की फीस, त्योहार इत्यादि। बाकी 200 रुपए हम हमारे खाने पीने की वस्तुओं पर खर्च करते हैं। साथ ही बिजली इत्यादि के बिल पर खर्च होता है। हम कई महीनों से इस प्रकार बचत कर रहे हैं। परंतु आप किस लिए बचत कर रही हो? और आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सी चीज की जरूरत पड़ेगी? मैं चाहती थी कि मेरी एक छोटी दुकान हो तथा मैं अपने बुढ़ापे के लिए भी बचत करना चाहती हूँ। जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मुझे काम नहीं मिल पाएगा, तो मुझे कौन खिलाएगा? तो मैं आज बचत कर रही हूँ। मुझे इस कारण बुढ़ापे में खाने की कोई चिंता नहीं रहेगी। मैं उज्जीवन के माइक्रो पेंशन प्लान का भी भुगतान करती हूँ, जिससे कि जब मैं 60 वर्ष की हो जाऊंगी तब मुझे नियमित मासिक आय होगी। क्या तुम वहाँ कोने में रखी साइकिल देख रही हो? हमने इसे 2 महीने पहले खरीदा है और हम जहाँ भी जाते हैं साइकिल पर ही जाते हैं। इससे हमारे रोज के खर्चे कम हुए हैं। बहन, मैं भी हजारों रुपयों की बचत करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे मेरे भविष्य के लिए योजना बनाना सिखाओगी? क्यों नहीं, अंदर आओ, हम तुम्हारे परिवार की आय को लिखेंगे। आओ हम आमदनी और खर्च की एक तालिका बनाते हैं। आय में वो सब होगा जो तुम और तुम्हारे पति कमाते हैं। ये वो पैसा है जो तुम्हारे घर में आता है। खर्च वो पैसा है जो तुम व्यय करते हो। ये मेरी और संदीप की आय और खर्च की तालिका है। तुम एक साथ देख सकती हो कि हम 12,000 रुपए कमाते हैं। हम प्रति माह 8,000 रुपए भोजन, स्कूल फीस और हमारे घर पर खर्च करते हैं, जिसके बाद महीने के आखिर में 4,000 रुपए बचते हैं। हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमारे खर्च केवल हमारी जरूरतों तक ही सीमित रहें, उन खर्चों तक जो कि हमारे परिवार की वास्तविक जरूरत हों। बहन, मैं और मेरे पति मिलकर 400 रुपया प्रतिदिन कमाते हैं। ये मिलकर 12,000 रुपए प्रति माह होता है। परंतु महीना समाप्त होते होते हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं बचता। अच्छा ठीक है, चलो हम तुम्हारे लिए एक तालिका बनाते हैं। दुखी, तुम बोली थी कि तुम 12,000 रुपए महीना कमा रही हो, परंतु तुमने अपनी तालिका में केवल 11,200 रुपए ही बताए हैं। बाकी 800 रुपयों का तुमने क्या किया? मैं और मेरे पति 2 दिन के लिए काम पर नहीं जा सके क्योंकि मेरे पति बीमार हो गए थे। ठेकेदार ने हम दोनों की पगार में से 800 रुपए काट लिए थे तथा उस महीने के हमें केवल 11,200 रुपए ही मिले। पिछले 1 साल में ऐसा हमारे साथ चौथी बार हो रहा है। तुम्हारे पति बार बार बीमार हो रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही अधिक दारू एवं सिगरेट पीते हैं। यदि तुम काम पर नहीं जा पाती, तुम अपनी आय कम करती हो। यदि तुम्हारे पति दारू पीना बंद कर दें, तो तुम 1,000 रुपए प्रति सप्ताह बचा सकती हो। तुम और तुम्हारे पति कुछ अधिक समय के लिए काम भी कर सकते हैं यदि स्वास्थ्य ठीक रहे। मैं ये तालिका अपने पति को दिखाऊंगी और उनसे कहूंगी कि वो दारू की आदत को छोड़ें। इसके अलावा दुखी, तुम लगभग 1,200 रुपए प्रति महीना सिंगार, साड़ियाँ एवं आभूषणों पर खर्च कर रही हो। क्यों? बहन, मेरी पड़ोसन सावित्री बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ लाई है और वो सारे मोहल्ले में अपने को रानी की तरह दिखाती है। मैं भी बाजार गई और उससे महंगी एक साड़ी लेकर आई। मुझे अच्छा लगा, पर मुझे इस बात का कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं बहुत ज्यादा खर्च कर रही हूँ। दुखी, यदि तुम्हें एक अच्छा भविष्य चाहिए तो तुम्हें ये सिंगार इत्यादि का सामान अपनी पड़ोसन की होड़ में खरीदना बंद करना होगा। हर 1 रुपया बचत का तुम्हें तुम्हारे ऋण से जल्द चुकाने में सहायक होगा। तुम बजट डायरी को देखने के बाद इसको बेहतर समझोगी।
मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि बजट डायरी को कैसे काम में लाते हैं। तुम इस डायरी को अपने परिवार की आय और व्यय का हिसाब रखने के लिए काम में ला सकती हो। इससे अपने खर्चों पर लगाम लगाने में आसानी होगी। ये तो उपयोगी होगा। मैं कैसे शुरू करूं? तुम पहले पेज पर परिवार की जानकारियाँ भर सकती हो। घर के हर व्यक्ति के लिए नाम, उम्र, रिश्ता, पेशा, मासिक आमदनी लिखो। उदाहरण के लिए मेरे घर में मैं 35 साल की हूँ और मैं मजदूरी करती हूँ, जिससे मुझे 4,800 रुपए प्रति माह की आय होती है। मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। तुम डायरी का उपयोग इस हिसाब को रखने के लिए भी कर सकती हो कि तुम्हारा परिवार प्रति सप्ताह कितना कमाता है। यहाँ तुम जो कमाती हो उसे लिखो, जो तुम्हारे पति कमाते हैं उसे लिखो और पिछले सप्ताह से जो कुछ बचा हो उसे लिखो। यदि तुम किसी चिटफंड में भाग लेती हो तो उससे होने वाली आय को भी तुम लिख सकती हो। तुम देख सकती हो कि मेरी डायरी में मैंने अपने स्वयं के नीचे उस पैसे को लिखा है जो कि मैंने पिछले सप्ताह कमाया है। मैं अपनी डायरी 5 सप्ताह से लिख रही हूँ, इसीलिए मैंने अपने खाने में अपनी आमदनी को 5 सप्ताह के खाने में लिखा है। मैंने अपने पति की आय को भी हर सप्ताह के लिए दर्ज किया है और उस थोड़े से पैसे को भी जिसे मैंने सब्जियों को बेचकर कमाया है। मैंने पिछले सप्ताह 900 रुपए कमाए थे, तो मैंने उनको यहाँ लिखा, ठीक है? और इस महीने हमें त्योहारों पर कुछ पैसा हमें रिश्तेदारों से मिला था। क्या मुझे इसे भी लिखना होगा? हाँ, तुम किसी अन्य जरिए से होने वाली आमदनी को खाली जगह पर लिख सकती हो। इस तरीके से तुम अपनी सभी आमदनियाँ ये जानने के लिए कि तुम्हारे परिवार को हर सप्ताह कितना मिलता है, इसे कैलकुलेटर से जोड़ सकती हो। इसे हम सप्ताह के योग में लिखते हैं। देखो, मैं पिछले 5 सप्ताह में मैंने कुल कितना पैसा कमाया है उससे शुरुआत करती हूँ। इसका मतलब है मेरे सारे साप्ताहिक योगों को जोड़कर मुझे 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 800 को जोड़कर मेरा योग निकालना होता है। मैं अपने पति की साप्ताहिक आमदनी को जोड़कर उनकी मासिक आमदनी निकालती हूँ और सब्जियों की साप्ताहिक बिक्री को जोड़कर उससे होने वाली मासिक आमदनी को निकालती हूँ। क्या ये सब गणित करना कठिन नहीं होता है? नहीं, इसके लिए मैं कैलकुलेटर का उपयोग करती हूँ। इसे ऑन की बटन को दबाकर चालू करते हैं। यदि इसके स्क्रीन पर कुछ भी होता है तो मैं CCE बटन दबाकर इसे क्लियर करती हूँ। तब मैं 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 और आखिर में 800 को दबाती हूँ। जब मैं इसे पूरा कर लेती हूँ तो मैं इक्वल टू को नतीजा देखने के लिए एक बार दबाती हूँ। मुझे कोई कठिन गणित नहीं करना होता है। क्या मैं एक बार कोशिश करूं? जरूर। हमने अभी मेरा मासिक योग निकाला है और इसे तालिका में दाहिनी ओर लिखा है। अब तुम मेरे पति की आमदनी और सब्जियों की बिक्री से होने वाली आमदनी को जोड़कर मेरे परिवार की कुल प्रति माह की आमदनी को निकाल सकती हो। तालिका की दाहिनी ओर की कुल आय को जोड़ो और उसके नतीजे को कुल पारिवारिक आमदनी के नीचे लिखो। ये मेरी कुल आमदनी का मेरे पति की आमदनी और साथ साथ सब्जियों की बिक्री से होने वाली आमदनी का योग होती है। तो मुझे 4800 प्लस 4000 प्लस 200 को टाइप करना होगा, ठीक है? हाँ, ये ठीक है। CCE को दबाकर स्क्रीन को क्लियर करो, फिर 4800 प्लस 4000 प्लस 200 और उसके बाद इक्वल टू की बटन को दबाओ तो जवाब मिल जाएगा। ये डायरी तुम्हारे खर्च के लिए पैसों का भी हिसाब रखने में उपयोगी है। इस महीने वाली तालिका में तुम हर महीने किए जाने वाले खर्चों को लिख सकती हो, जैसे कि किराया या स्कूल की फीस वगैरह, साथ में इनके भुगतान करने की तारीख को भी। मेरी डायरी में मैंने लिखा है कि हमने 400 रुपए बिजली के लिए 15 तारीख को दिए। मैंने यहाँ विवरण के नीचे नोट लिखा है क्योंकि इसका रेट पिछले महीने ही बढ़ा है। मुझे याद रखना है कि मुझे अगले महीने ज्यादा पैसा देना है। क्या मुझे इस तालिका में महीने में दिए गए पैसे का भी जोड़ करना होगा? हाँ बहन, तुम्हें मासिक घरेलू खर्चों को जानने के लिए सभी दिए जाने वाले पैसों का जोड़ करना होगा। उदाहरण के लिए यहाँ मैं अपने खर्चों को जोड़ती हूँ। 3000 प्लस 1000 प्लस 400 प्लस 200 प्लस 100 और इसके बाद मैं इक्वल टू बटन को जवाब के लिए दबाती हूँ और मैं योग को गुलाबी खाने में लिखती हूँ।
ये वो राशि है जिसे हमने पिछले महीने खर्च किया था। तो ये तालिका साप्ताहिक खर्चों के लिए होनी चाहिए। बिल्कुल सही। यहाँ हम तुम्हारे परिवार के भोजन, कपड़े, आभूषण और दूसरे अन्य सामानों पर किए गए कुल खर्चों को लिख सकते हैं। यदि तुमने किसी चिटफंड का भी भुगतान किया है तो उसे भी यहीं लिखा जा सकता है। मुझे लगता है कि मैं समझ गई हूँ। मैं अपने पिछले सप्ताह के विभिन्न खर्चों को लिखती हूँ। पिछले सप्ताह मैंने 200 रुपए बस और ऑटो पर खर्च किए। ये मेरा यात्रा का खर्च था। 600 रुपए मैंने मेरे खाने पर खर्च किए और हम मेरे पति के लिए 100 रुपए की एक शर्ट खरीद कर लाए। हमारा कोई मेडिकल का बिल नहीं था, पर हमने कुछ मोबाइल पर खर्च किया, मेरे ख्याल से 50। और हमने एक रेडियो और हार के लिए भी खर्च किया, मतलब मनोरंजन के लिए 200 और आभूषण के लिए 300। ठीक है? हाँ बहन, ये बहुत जरूरी है कि तुम विभिन्न चीजों पर किए गए सभी खर्चों को याद रखो। महीने के आखिर में तुम इन सभी संख्याओं को वैसे ही जोड़ सकती हो जैसे कि हमने परिवार की आमदनी के लिए किया था। अलग अलग मद में किए गए खर्चों के लिए हर लाइन को जोड़ सकती हो। उदाहरण के लिए, मेरे खाने के लिए मैंने 500 पहले सप्ताह में खर्च किए, फिर दूसरे में 400, फिर 500, फिर 600, फिर 350। इस प्रकार पूरे सप्ताह के खाने के योग के लिए हम 500 प्लस 400 प्लस 500 प्लस 600 प्लस 350 को जोड़ते हैं। अब तुम कुल तुम्हारे महीने के खर्चों को जानने के लिए अलग अलग मदों का योग करो। इसलिए अब मैं अपने भोजन का कुल धन, यात्रा का कुल धन, मेडिकल का कुल धन, अन्य मदों में किए गए खर्चों का योग, और ये सभी सप्ताह के कुल खर्चों में जाएगा। बहन, एक और आखिरी बात, ये जो खाना है, हाथ में नकद राशि, इसमें तुम्हारे घर में कितने रुपए नकद में हैं, इससे लिखा जाता है। ये तुम्हारे पास कितना रुपया है इसका हिसाब रखने में उपयोगी होता है, जिससे कि यदि कुछ गुम जाए तो पता चल जाता है। ये तालिका तुम्हारी आमदनी और खर्चों का मासिक सार बताती है। पीले खाने में तुम्हें तुम्हारी कुल पारिवारिक आमदनी लिखना होता है। हरे खाने में यदि तुम्हारा कोई कारोबार हो, तुम अपने कारोबार से होने वाली कुल आय को लिख सकती हो। बैंगनी खाने में तुम्हें इस महीने में लिए गए उधार को लिखना होता है, और लाल खाने में तुम्हें इन सब आमदनियों का योग लिखना होता है। ये तुम्हारी कुल कमाई या आमदनी होती है। कुल खर्चों में तुम्हें अपने कुल मासिक घरेलू खर्चों को गुलाबी खाने में लिखना होता है। अपने कुल साप्ताहिक घरेलू खर्चों को, जिन्हें हमने जोड़ा था, साप्ताहिक तालिका में नीले खाने में लिखो। यदि तुम्हारा कोई मासिक कारोबारी खर्च हो तो कुल खर्च को गुलाबी खाने में लिखो, और यदि इस महीने कोई ऋण का भुगतान किया है तो उसे नीले खाने में लिखो। तब इन सब खर्चों को जोड़ो और कुल महीने के खर्चों के लिए लाल खाने में लिखो। अब हम कुल खर्चों को कुल आय में से घटाएंगे ताकि हमें बाकी या शेष मिले। यदि तुम्हारे पास कुल महीने के खर्चों के बाद भी पैसा बचा हो तो इसे शेष कहेंगे, और इसे अगले महीने के खर्चों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इसमें तो बहुत लिखना होगा, और बहन, मैं लिखना ज्यादा पसंद नहीं करती। क्या और कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं अपने बैलेंस पर अंकुश रख सकूं? दुखी, कॉपी को अपने पास हिसाब किताब के लिए रखना बजट बनाने में सहायक होता है एवं बचत में भी आसानी होती है। तुम अपने बेटे मनोहर को ये डायरी भरने के लिए कह सकती हो। ये डायरी मनोहर के लिए उपयोगी हो सकती है, ये समझाने के लिए कि किस तरह से हिसाब किताब रखा जाता है। या जब भी तुम कुछ खरीदारी करो तो उसका बिल लो और उस बिल को किसी डिब्बे में संभाल कर रखो। पर खुले कागजों का हमेशा गुम होने का डर रहता है और अंत में कुछ न कुछ बिल तुमसे खो जाएंगे। एक डायरी या कॉपी सबसे अच्छी व्यवस्था है अपने हिसाब किताब को लिखने की और उस पर नजर रखने की। एक बजट डायरी में कुछ कोरे कागज भी होते हैं जहां तुम या मनोहर नोट्स बना सकते हो और अपनी सभी रोजमर्रा की आमदनी और खर्चों को लिख सकते हो। जैसे ही ये तुम्हारी आदत बन जाएगी, तुम देखोगी कि तुमने कितनी बचत करनी शुरू कर दी है। ठीक है बहन, मैं कोशिश करती हूँ कॉपी को संभालने की। अब रात हो रही है, मैं अपने पति रमेश से इस पर विचार करती हूँ। जो भी आपने मुझे राय दी है रुक्मणी की शादी के लिए। हाँ, मुझे भी अब खाना तैयार करना है। और दुखी, यदि तुम जानना चाहती हो किस प्रकार 4000 रुपए से 6000 रुपए महीने में कमाई करनी है बिना किसी काम के, तो अगले सप्ताह जरूर आना। कमाओ 2000 रुपए बिना किसी एक्स्ट्रा समय काम करने पर? कृपया मुझे अभी बताओ बहन। मेरी छोटी बहन, धैर्य रखो। अगले सप्ताह आना, मैं तुम्हें इसका राज बताऊंगी।